एवरीवन, वेलकम टू स्कोर विद बायोलॉजी। आज चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत ही एसेंशियल सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का। हमारी पूरी बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इन वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है, जो हर एक सेल्स को फूड, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ऑल्सो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी इन ब्लड के थ्रू ही हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी में जाते हैं और बॉडी के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ब्लड ही फूड, ऑक्सीजन, टॉक्सिन्स जो भी बॉडी में होते हैं ये सब कैरी करता है और उसे सही जगह पे पहुंचाता है। इस चैप्टर में हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सेल से कैसे हार्ट में जाता है, हार्ट उसे कैसे लंग्स में भेजती है, वहां से वो ऑक्सीजनेट होता है, वापस हार्ट में आता है और हार्ट से बाकी बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। तो ब्लड का डायरेक्शन क्या होता है? वो सेल से वेन्स में आता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। वेन से वेना केवा। वेना केवा जो सबसे बड़ी वेन होती है हमारे बॉडी में उसे हम वेना केवा कहते हैं। वेना केवा उसे हार्ट में पहुंचाती है, हार्ट उसे लंग्स में पहुंचाता है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड। वो कैसे होता है वो हम रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लंग्स से फिर ब्लड हार्ट में वापस आता है। फिर आयोटा जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी में उसे आयोटा कहते हैं। आयोटा से आर्टरीज में जाता है, फिर बाकी बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे पहुंचता है। ये डायरेक्शन होता है ब्लड का। तो इस चैप्टर में हम यही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन जानने से पहले हमें ब्लड के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि वो हर एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे हार्ट से या फिर दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? मेल्स में अराउंड 5 लीटर और फीमेल्स में 4 to 4.5 लीटर होता है। ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? मतलब ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। प्लाज्मा के भी 3 कंपोनेंट्स है, वाटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वाटर कितना होता है? 90 to 92%। मैक्सिमम वाटर ही होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कुछ प्रोटीन्स आते हैं जैसे फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सॉल्ट्स और आयंस आते हैं। आयंस जैसे क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और सॉल्ट्स जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी 3 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, जो अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम प्लाज्मा के बारे में पहले पढ़ेंगे। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब थोड़ा थिक होता है। प्लाज्मा की जो डेंसिटी है वो ब्लड से ज्यादा होती है तो वो थोड़ा थिक होता है। ये कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द ब्लड, जो हमने पीछे पढ़ा अभी। 90 to 92% ऑफ इट्स इज वाटर, 6 to 8% ऑफ इट्स फिब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। ये सारे प्रोटीन्स हैं। फिब्रिनोजेन क्या है? फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ब्लड को क्लॉट करता है। कब करता है ब्लड को क्लॉट? जब हमें कोई इंजरी होती है, कोई कट लग जाता है, तब ब्लड का लॉस होता है। उस टाइम पे ब्लड को क्लॉट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना ब्लड काफी वेस्ट हो जाएगा और काफी ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा।
हमारी बॉडी ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं झेल सकती है, तो उसे क्लॉट करना इंपॉर्टेंट है। तो फिब्रिनोजेन ही उस टाइम काम आते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं उस टाइम और फिर ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लॉट मतलब जमाना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे इंजरी होती है उस एरिया पे, वहां पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देते हैं और एक्सेस ब्लड को बॉडी से जाने से रोकते हैं। ग्लोबुलेंस क्या है? ग्लोबुलेंस डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, इम्यून सिस्टम में, जो हम आगे पढ़ेंगे। और एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। मतलब कौन सा आयन, कौन सा कितना सॉल्ट हमारे बॉडी में रहना चाहिए, कौन से की बॉडी में जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, किसे एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालना है, वो एल्ब्यूमिन्स ही देखते हैं। ये मेंटेन करते हैं बॉडी में के अंदर जितने भी आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, वो सबका वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, ये सब एल्ब्यूमिन्स मेंटेन करते हैं। इनफैक्ट एल्ब्यूमिन्स वाटर का भी मेंटेन करते हैं, बॉडी में कितने वाटर की जरूरत है। अगर कभी एक्सेस वाटर हो जाता है तो उसे एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो एल्ब्यूमिन्स मेनली ऑस्मो रेगुलेशन में ही वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। Globulins are needed for defense mechanism of the body. Albumins help in osmotic balance. ओके, तो ये प्लाज्मा की बात हो गई। अब हम चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले आरबीसी का नंबर कितना होना चाहिए बॉडी में? नंबर ऑफ आरबीसी इन एन अडल्ट should be around 5 to 5.5 million per mm³। ये नॉर्मल ह्यूमन में इतना कंटेंट होना चाहिए आरबीसी का। इट इज बाइकनकेव इन शेप। बाइकनकेव मतलब कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, इसे कहते हैं बाइकनकेव। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस लैक करता है। इनफैक्ट इसमें बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी लैक करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये कुछ नहीं होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पैन क्या होती है आरबीसी की? 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी डी नेचर होना शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, तो उसे बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब उसे एक दूसरे ऑर्गन में शिफ्ट कर दिया जाता है, इनगल्फ करके उसे। कुछ फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं बॉडी में, वो उसे इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं। और वो कहाँ पहुंचा देते हैं उसे? आरबीसी को स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी का रेड कलर होता है ना, वो आता है हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी के अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसमें कोई भी और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि सारी जगह हीमोग्लोबिन के लिए ही सेव की जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है लंग्स में, तो वहां से वो हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होके हर एक सेल्स के पास ये पहुंचता है ताकि सबको ऑक्सीजन मिल सके। और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व करता है अपने अंदर, जो सेल्स से प्रोड्यूस होता है। सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं और उसे हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व करती हैं, और हीमोग्लोबिन उसे बॉडी से बाहर निकलवाता है थ्रू लंग्स एंड नॉस्ट्रल्स। ये डिटेल में रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? एन अडल्ट शुड हैव नॉर्मल 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। ये एक नॉर्मल अमाउंट है हीमोग्लोबिन का, जो एक अडल्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट पे चलते हैं, जो कि है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसका नंबर कितना होना चाहिए अडल्ट की ह्यूमन बॉडी में? नंबर ऑफ WBC इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी शुड बी अराउंड 6000 to 8000 per mm³।
आरबीसी से कम होता है इसका नंबर, 6000 to 8000 ही होना चाहिए। ये कलरलेस होता है, व्हाइट कलर होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो उसे रेड कलर प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता तो ये व्हाइट कलर का होता है। इट इज कलरलेस। लाइफ स्पैन क्या होती है इसकी? फ्यू आवर्स टू ईयर्स, कुछ घंटों से लेके कुछ सालों तक भी हो सकती है इसकी लाइफ साइकिल। वो डिपेंड करता है, जब कोई डिजीज का अटैक होता है बॉडी में तो डिपेंड करता है, अगर वो डिजीज जल्दी ठीक हो जाता है तो कुछ घंटों के लिए ही चाहिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और अगर वो ज्यादा टाइम के लिए रहता है तो सालों तक भी लग सकते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रह सकता है। ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोन मैरो में ही बनते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन है कुछ ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और एग्रैन्युलोसाइट्स में ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स के भी 3 क्लासिफिकेशन है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% होते हैं। सबसे ज्यादा अबंडेंट इन नेचर न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। इओसिनोफिल्स 2 to 3%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब इन सब का काम क्या है वो देख लेंगे हम। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है वो दोनों ही फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब इंगल्फ करने का काम करते हैं। ओके, ये दोनों इंगल्फ करने का ही काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटोटिक सेल्स, मतलब ये इंगल्फ करते हैं कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का जब अटैक होता है बॉडी में तो ये उससे लड़ने के लिए इंगल्फ करते हैं। बैक्टीरियल सेल या वायरल सेल्स जो भी होते हैं उन्हें इंगल्फ करते हैं। बेसोफिल्स का क्या काम होता है? बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन। हिस्टामिन क्या होता है? वो एक वैसोडायलेटर होता है, वैसोडायलेटर होता है, मतलब वो वेसल्स को डायलेट करता है। जब भी वेसल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है ब्लड का तो हिस्टामिन एक्टिवेट होता है और उसे थोड़ा डायलेट करता है ताकि प्रेशर कम हो। अगर ये ऐसा नहीं करे तो हो सकता है वेन्स रप्चर हो जाए और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? एक ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ब्रोंकियो का नाम आपने ब्रोंक्यूल्स में सुना होगा, जैसे लंग्स में ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ पाए। ये ज्यादा आस्थमा पेशेंट्स में देखने को मिलता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनमें ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना जरूरी होता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड किया जा सके। नेक्स्ट इज हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? ये एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब जैसे हमने फेब्रिनोजेन में पढ़ा था वो एक कोगुलेंट होता है, वो ब्लड को क्लॉट करता है, पर ये क्लॉट करने से रोकता है। हेपरिन क्लॉट करने से रोकता है। इसकी नीड क्यों है? क्योंकि अगर सिर्फ फिब्रिनोजेन हमारी बॉडी में रहेंगे तो वो हो सकता है कि वो अंदर के ब्लड को भी कोगुलेट कर दें। हमारे अंदर ब्लड कोगुलेट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फ्लो करते रहना चाहिए। तो हेपरिन क्या करता है? अंदर में फिब्रिनोजेन को सप्रेस करके रखता है ताकि वो अंदर का ब्लड कोगुलेट ना करे। तो ये एक एंटी कोगुलेंट का काम करता है हेपरिन। तो ये सारे काम होते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन। नेक्स्ट क्या है? ईसिनोफिल्स। ईसिनोफिल्स क्या है? रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। इन्फेक्शंस के अगेंस्ट तो सारे डब्ल्यूबीसी ही काम करते हैं। ईसिनोफिल्स इन्फेक्शंस के अलावा एलर्जिक रिएक्शंस में भी कंट्रीब्यूट करता है। किसी को अगर एलर्जी होती है तो ये सेल्स हेल्प करते हैं रिकवर करने के लिए एलर्जिक रिएक्शंस में। ओके, नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं। एक्चुअली में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये होते हैं। इसे हम डिटेल में इम्यून सिस्टम में ही पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखना है कि ये 2 टाइप के होते हैं, बीटा
बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, और इसे थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स पहले जान लेते हैं। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी शुड बी अराउंड 1,50,000 to 3,50,000 per mm³। इट हेल्प्स इन कोगुलेटिंग ब्लड। ये भी ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है, पर ये क्या है ना, ये टेम्परेरी मेथड है। प्लेटलेट्स टेम्परेली ही ब्लड को कोगुलेट करता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कभी भी हमें कोई कट वगैरह लगता है हाथ पे और ब्लड निकलने लगता है, तो वो थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें कोगुलेट कर देते हैं ब्लड को, ताकि ब्लड लॉस ना हो, और एक थिन सी टिश्यू की लेयर वहां पे क्रिएट कर देते हैं, ताकि वो ब्लड को रोक सके। उसके बाद वो फिब्रिनोजेन को एक्टिव करते हैं, और फिब्रिनोजेन ब्लड को परमानेंटली कोगुलेट करने में हेल्प करता है, और वो एरिया को रिकवर करता है। फिब्रिनोजेन वहां पे स्किन वापस से आ जाती है, तो वो काम कौन करवाता है? फिब्रिनोजेन करवाता है। प्लेटलेट्स एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, मेगा कैरियोकोसाइट्स, जो कि बोन मैरो में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स वो सेल्स प्लेटलेट्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब हम। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, ब्लड ग्रुप। ABO blood grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on RBC, namely A and B. ABO blood grouping humans में होते हैं, और भी काफी टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ABO ही ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उसी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो उसमें होता क्या है? कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे। अच्छा, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, कुछ का बी होता है, कुछ का ए बी होता है, कुछ का ओ होता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के आरबीसी जो होते हैं, कुछ ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, उनके सरफेस के एंटीजन पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मान लीजिए इस टाइप का कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, और कुछ दूसरे लोग होते हैं, उनके आरबीसी के सरफेस पे कुछ अलग टाइप का प्रोटीन मिलता है, कुछ इस टाइप का मान लेते। ठीक है, तो इसे नाम दे दिया गया ए, इसे नाम दे दिया गया बी। तो जो लोग में इस टाइप का प्रोटीन होता है, तो उनका ब्लड ग्रुप ए बोल दिया जाता है, और जिनमें इस टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उन्हें बोल दिया जाता है बी। कुछ ऐसे भी आरबीसी होते हैं जिनमें ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोगों के आरबीसी में ये दोनों टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये भी और ये भी। ओके, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी होता है, क्योंकि दोनों टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, इसीलिए ए और बी दोनों होता है। और कुछ आरबीसी का सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ लोगों में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, तो उन लोग का ब्लड ग्रुप ओ बोल दिया जाता है, क्योंकि इनके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप इस तरीके से क्लासिफाइड है, इसलिए सबके ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। अब सबके बॉडी में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके प्लाज्मा में ना एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ए वाले के एंटीबॉडीज होगा बी वाली का एंटीबॉडी होगा ए। जो एंटीजन है उससे अपोजिट होगा एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप दो चीजों पे डिपेंड करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जो एंटीजन होता है वही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कहलाता है, और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज, जो कि अपोजिट होते हैं एंटीजन से। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके एंटीबॉडीज बी होंगे, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके एंटीबॉडीज ए होंगे। ओके, ठीक है,
पर जिसका ए बी है उसमें एंटीबॉडीज कौन से प्रेजेंट होंगे? उसमें कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। एक्चुअल में एंटीबॉडीज का काम क्या होता है ना कि वो जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है बॉडी में, जब कोई इंटर करता है कोई फॉरेन पार्टिकल जिसे वो बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, तो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल होता है, तो उसे लगता है कि ये बॉडी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो इस उसे मारना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बी होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसको कभी ब्लड की जरूरत पड़ी और उसे बी बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दे दिया गया, तो क्या होगा ना, ये जो एंटीबॉडीज है जो बॉडी में पहले से एक वाले के बॉडी में पहले से प्रेजेंट थे एंटीबॉडीज बी नाम के, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसे लगेगा कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है, क्योंकि ये जो ए ब्लड ग्रुप वाले की बॉडी है ना, ये बी को फॉरेन पार्टिकल की तरह देखती है। तो अगर बी वाला ब्लड ए वाले में आ जाएगा तो ये डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट कर देंगे और वो उसके खिलाफ डिफेंस शो करने लगेगा, जिसकी वजह से वो उस एंटीजन को मारना शुरू कर देगा। बी नाम का जो फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है बॉडी में, वो उसे मारना शुरू कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड की बॉडी के अंदर, पर्सन की डेथ हो जाएगी। इसीलिए कभी भी गलत ब्लड नहीं देना चाहिए, वरना वरना बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म शो करने लगती है। अब एबी में क्या है ना, एबी के पास दोनों सरफेस एंटीजन भी प्रेजेंट, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही उसके लिए नॉन एंटीजन है, तो वो किसी को भी अपना फॉरेन पार्टिकल नहीं समझती, ना ए को समझती है ना बी को समझती है, इसलिए इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ओ में क्या होता है ना, ओ में भले ही कोई सरफेस में एंटीजन नहीं होते, पर में इसके एंटीबॉडीज ए और बी होते हैं, इसके प्लाज्मा में ए और बी नाम के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो ओ को ए भी नहीं ब्लड दे सकता ना बी ब्लड दे सकता है, ओ को सिर्फ ओ ही ब्लड दे सकता है। अगर ए देगा तो अगेन एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगे एंड ब्लड को क्लम्प करना स्टार्ट कर देंगे और पर्सन की डेथ हो जाएगी। इस टेबल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ब्लड ग्रुप का टेबल है ये। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके एंटीजन पे उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए। तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, एंटीजन एंटीबॉडी बी। उसका डोनर ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए भी दे सकता है ओ भी दे सकता है। ओ क्यों दे सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई भी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको ए की बॉडी फॉरेन पार्टिकल नहीं समझेगी, क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसे लगेगा कि ये नॉन नॉन फॉरेन नॉन पार्टिकल है, तो इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज एक्टिवेट नहीं होंगी और बॉडी इसे रिकॉग्नाइज कर लेगी। तो तो इसका डोनर कौन हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके सरफेस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बी। उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए। और उसका डोनर कौन हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ए बी के पास कौन से सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, पर उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो उसे सारे सारे लोग ब्लड दे सकते हैं, ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है, क्योंकि कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म शो ही नहीं होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके पास एंटीबॉडीज होती हैं ए और बी, इसीलिए इसका डोनर सिर्फ ओ ही है, ओ के अलावा कोई नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक अलग सिस्टम होता है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग एक अलग सिस्टम होता है। आरएच किस लिए होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, आरएच एंटीजन इज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसेस मंकी। ये सबसे पहले एक रीसेस मंकी एक ब्रीड है मंकी की, उसमें पाया गया था, पर ये देखा गया इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस। ये देखा गया कि 80% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है
80% में ये जो रीसस मंकी में जो RH पाया गया वो ह्यूमंस 80% ह्यूमंस में भी पाया गया। तो जिन लोगों में ये पाया गया सच इंडिविजुअल्स आर RH पॉजिटिव व्हाइल अदर्स आर RH नेगेटिव। ये जो 80% है ये RH पॉजिटिव हो गए, मतलब इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जो 20% बच गए उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ओके, जैसे क्या होता है, जैसे ये आरबीसी का सरफेस है और इस पे ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट है। तो क्या देखा गया ना कि कुछ और एंटीजेंस भी प्रेजेंट है, जैसे कुछ और भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये इस टाइप के प्रोटीन 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। तो उसे क्या दे दिया गया नाम, पॉजिटिव। पर जिनका आरबीसी में, जैसे ये एक और आरबीसी है, इसके सरफेस पे भी ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट है, पर और कुछ नहीं प्रेजेंट है, बस ए नाम की ही प्रोटीन का प्रेजेंट है। तो इसे दे दिया गया नेगेटिव। ये 20% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव, और इसका क्या होगा, ए नेगेटिव। इसके एंटीबॉडीज कुछ भी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो ये नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये इसको दे भी देगा तो इसके लिए फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा। पर अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को देता है तो इसकी बॉडी ये वाला जो प्रोटीन है ना, ये वाला, ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। ये नेगेटिव वाले की बॉडी इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए ये फॉरेन पार्टिकल बन जाएगा। तो इसके लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करना शुरू कर देगा, और एंटीबॉडीज भले पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हर एक फॉरेन पार्टिकल के लिए एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और ये इसके खिलाफ डिफेंस शो करने लगेगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव के खिलाफ डिफेंस शो करने लगेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव की भी मैचिंग करवाई जाती है अगर कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है तो। ओके, तो ये ब्लड ग्रुप के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। ये हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो लिखा हुआ पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लिम्फ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।